Please like, subscribe and share our channel, The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। मैं कीर्ति कुमार आहूजा आपके सामने लेकर आया हूँ RSSMB इन्वेस्टिगेटर RPSC ASO के लिए एक नया पेपर। और इस पेपर के अंदर जो है वो सभी जो है सांख्यिकी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर जो है ये सभी विषय इंक्लूड होंगे या सभी विषय शामिल होंगे। इसका मतलब ओवरऑल कंबाइंड सिलेबस का जो है ये पेपर है। और आप जो है वो अधिक जानकारी, नोट्स, क्विज के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक द स्मार्ट इकोनॉमिक्स, और क्विज के लिए आप मेरी वेबसाइट www.thesmarteconomics.in पर जो है वो जाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का नाम आप सभी जानते ही हैं, द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो है वो क्या है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छी प्रश्नावली का गुण है। तो अगर एक अच्छी प्रश्नावली के गुण की बात करेंगे तो प्रश्नों की क्रम संख्या जो है वो एक अच्छी प्रश्नावली का गुण माना जाता है। कठिनता किसी भी प्रश्नावली का गुण नहीं होता। अनुचित क्रम, अनुचित प्रश्न ये प्रश्नावली के गुण नहीं है, अवगुण है। गुण जो है वो यही है कि प्रश्नों की क्रम कम संख्या होनी चाहिए। ज़्यादा प्रश्न होंगे तो क्या होगा कि हम जवाब देने को जो है वो उचित नहीं लगेगा या हम सही रूप से उसका जवाब नहीं देंगे। अगला प्रश्न, जब एक अन्वेषणकर्ता सूचना देने वालों से आवश्यक सूचना एकत्रित करता है तो वह निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग करता है। तो जब एक अन्वेषणकर्ता खुद ऐसा करता है तो इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। यानी वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग करता है किसके लिए? आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा एक वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो वर्गीकरण के उद्देश्य में जो है वो चारों उद्देश्य ही आएंगे। आंकड़ों को सरल बनाना भी है, आंकड़ों को संक्षिप्त करना भी है, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना भी है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। आपको पहले ही बताना चाहूंगा इन सारे प्रश्नों की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स पे मिल जाएगी। तो आप वहां से PDF कलेक्ट करें और इसे वापस सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न वो हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो जैसा कि नाम से क्लियर है, समय अनुसार वर्गीकरण कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वह श्रृंखला जिसमें प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा के मूल्य स्तर वाली उस मध्य वर्गांतर में सम्मिलित नहीं होती। तो दो प्रकार की वर्ग श्रृंखलाएं होती है, एक होती है अपवर्जी, एक होती है समावेशी। ये वाली श्रृंखला जो है वो होती है अपवर्जी श्रृंखला, जिसमें प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा के मूल्य स्तर उस वर्गांतर में सम्मिलित नहीं होते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, खुले श्रृंखला वाली या खुले सिरे वाली श्रृंखला वह है जिसमें A और B दोनों, यानी प्रश्न संख्या 7, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है, जैसा कि सर्वविदित भी है। प्रश्न संख्या 8, एक सारणी का मुख्य भाग क्या होता है। तो एक सारणी का मुख्य भाग जो होता है वो सारणी की संख्या भी होती है, शीर्षक भी होता है, शीर्ष टिप्पणी भी होती है। इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सब किसी टेबल के मुख्य भाग जो है वो होते हैं। प्रश्न संख्या 9, जटिल सारणी का रूप कैसा है। तो जटिल सारणी मतलब जिसमें कुछ जटिलताएं हो, तो वो होती है द्विगुणी, त्रिगुणी या बहुगुणी, बहुत सारे गुणों वाली सारणी। ये जटिल सारणी के स्वरूप में आती है। प्रश्न संख्या 10, अस्थायी वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। अस्थायी वर्गीकरण जो होता है उसमें आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। जब एक दिशीय परिवर्तन होगा तो उसे बोला जाएगा धनात्मक परिवर्तन या धनात्मक सहसंबंध, क्योंकि ये एक ही दिशा में हो रहा है, इसलिए इसे धनात्मक या पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न, कीमत और मांग के बीच, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कीमत और मांग जो है वो एक दूसरे के रिवर्स होती है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, इसलिए इनके मध्य जो है वो विपरीत या ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, सहसंबंध गुणांक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो -1 से +1 के मध्य रहेगा, यानी -1 निम्नतम सीमा +1 अधिकतम सीमा। सहसंबंध गुणांक इनमें से ही किसी मध्य के मध्य में रहेगा।
प्रश्न संख्या 14, जब दो चरों में स्थायी रूप से समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब दो चर स्थायी रूप में समान अनुपात में परिवर्तन होगा तो उसे समरेखीय सहसंबंध कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 15, 10, 30, 7, 9, 18, 20, 28 और 40 की माध्यिका क्या है? तो सबसे पहले तो इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 19, यानी बी फॉर बुक। अगला प्रश्न 16 नंबर, यदि एक समंकमाला के बहुलक और माध्य क्रमशः 13 और 10 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी? वही z बराबर 3x माइनस 2m जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले के आधार पर जो है वो हम आंसर निकालेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 11। इसे करके देखिएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 17, मध्यिका के सूत्र में सी का तात्पर्य क्या होता है? जब मध्यिका का सूत्र लगाते हैं तो उसमें सी जो होती है वो होती है मध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवर्ती को लेते हैं। मतलब जो सी का मतलब होता है वो मध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवर्ती से होता है। आगे बात करेंगे 18वां, सारणियन में डाटा का स्रोत यदि कोई है तो वह निम्न में से दिखाया जाता है। यानी अगर डाटा का कोई स्रोत है तो स्रोत को हम दिखाते हैं हमेशा फुटनोट में कि ये डाटा, आपने देखा होगा कि सारणियां या सरकार के प्रकाशन वगैरह ये सब सारणियों के रूप में होते हैं और इसके नीचे सारणी बंद होने के बाद फुटनोट के रूप में दिखाया होता है कि इस सूचना का स्रोत क्या है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से सही कथन कौन सा है? 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही की पहचान करनी है। पहला कथन क्या है? मध्यिका किनारे के मूल्यों से अप्रभावित रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है विचलन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ये भी सही है। तीसरा समांतर माध्य गणितीय माध्य है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। प्रश्न संख्या 20, ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती? तो समांतर माध्य की गणना ग्राफ के द्वारा नहीं की जा सकती। बहुलक, माध्यिका, सहसंबंध ये तीनों ग्राफ के द्वारा बनाए जा सकते हैं लेकिन समांतर माध्य ग्राफ के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न में क्या कहता है? 40 मजदूरों के एक समूह का औसत वेतन 5200 रुपए है। 60 मजदूरों के एक समूह का वेतन 6800 रुपए है। संयुक्त वेतन, यानी ये हमसे संयुक्त समांतर माध्य की गणना करवा रहा है या सामूहिक समांतर माध्य की गणना करवा रहा है। x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 अपॉन n1 प्लस n2, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और आंसर निकालेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 61606160। प्रश्न संख्या 22, कुछ मदे दे रखी है, हमें चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसकी गणना करनी है, क्यूडी निकालना है और क्यूडी का मान जो है वो हम आयु दे रखी है, बारंबारता दे रखी है तो हमें क्यूडी निकालना है और इसका मान जो आएगा वो आएगा 1 सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सांख्यिकी डाटा है? सांख्यिकी डाटा पहचाना कि कौन सा एक स्टैटिकल डाटा है, तो इसका आंसर होगा कि राम की आयु 40 वर्ष है, सांख्यिकी डाटा नहीं है। राम की ऊंचाई 6 फीट और शाम की ऊंचाई 5.5 फीट है, ये एक सांख्यिकी डाटा है। सांख्यिकी डाटा के या स्टैटिकल डाटा के कुछ गुण होते हैं, अगर वो गुण वो शर्तें कहीं लागू होती है तो उसे सांख्यिकी डाटा माना जाता है, अन्य को सांख्यिकी डाटा नहीं माना जाता। जैसे राम की आयु 45 वर्ष और भार 60 किग्रा है, डाटा नहीं है। एक विक्रेता ए की बिक्री विक्रेता 22 से और 100 से अधिक है, डाटा नहीं है, क्योंकि यहां तुलना करने के लिए हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए इसे सांख्यिकी डाटा नहीं माना गया। प्रश्न संख्या 24, एक चित्र में सरल रेखा के इर्द गिर्द जितने कम बिंदु होते हैं उनका सहसंबंध गुणांक जो है वो उतना ही कम होता है, यानी जितने कम बिंदु सहसंबंध गुणांक भी उतना कम, जितने ज्यादा बिंदु सहसंबंध गुणांक भी उतना ही ज्यादा। 24 नंबर के बाद 25 नंबर प्रश्न, यदि सहसंबंध गुणांक -1 हो तो चित्र में सरल रेखा का ढाल कैसा होगा? अगर -1 हुआ तो सरल रेखा का ढाल जो है वो ऋणात्मक होगा, प्लस होता तो सरल रेखा का ढाल होता धनात्मक। पहले ही बता चुका हूं, इसका मान जो है सहसंबंध का -1 से +1 के मध्य होता है। 26 नंबर प्रश्न, 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो हम 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का माध्य निकालेंगे। ये एक सामान्य रूप से मैथ का फॉर्मूला है और इसका आंसर जो हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए 91। इसे चेक करना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। प्रश्न संख्या 27,
यदि आंकड़ों के किसी समूह में समांतर माध्य के विचलनों के वर्गों का योग 605 और पदों की संख्या 5 है तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले 605 बटे में 5 और उसको अंडर रूट में निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। 605 बटे में 5 और बाद में उसका क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट। 28 नंबर प्रश्न, मध्य मूल्य 4, 8, 12, 16, 20 का प्रथम वर्ग अंतराल क्या होगा। हमें मध्य मूल्य से वर्ग अंतराल बनाने हैं। तो प्रथम वर्ग अंतराल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 से 6 तक। ये वर्ग अंतराल बनेंगे 2 से 6, 6 से 12, 12 से 16, इस प्रकार से वर्ग अंतराल बनेंगे। और पहला वर्ग अंतराल पूछा है तो वो होगा 2 से 6। प्रश्न संख्या 29 प्रथम चतुर्थक वर्ग की गणना करनी है, क्वार्टाइल फर्स्ट के ग्रुप की गणना करनी है। आय दे रखी है से कम 1500, 1250, 1000, 750, 500, 250। व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 100, 80, 70, 55, 32 और 12। सबसे पहले हम इस सीरीज को सही करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1000 से 1250। ये आप सोल्व करके देखेंगे, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 30, 29 के समंकों से मध्य का वर्ग की गणना कीजिए। तो 29 के समंक लेंगे और मध्य का वर्ग की गणना करेंगे और मध्य का वर्ग का जो आंसर आएगा वो आएगा 500 से 750। उसी प्रश्न को यहां इंक्लूड करते हुए आंसर जो आएगा वो आएगा 500 से 750। प्रश्न संख्या 31, स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो मजदूरों का विचरण गुणांक निम्न प्रकार से है। मजदूर ए का विचरण गुणांक 20%, मजदूर ब का विचरण गुणांक 16%। कौन सा बात आती है विचरण गुणांक की, तो जिसका विचरण गुणांक जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा मजदूर होता है या उतना ही अच्छा होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा मजदूर बी, क्योंकि मजदूर बी का विचरण गुणांक मजदूर ए के विचरण गुणांक की तुलना में कम है। अगला प्रश्न, भारतीय समंकों में एक रूपता लाने और विभिन्न सांख्यिकीय प्रभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु केंद्र में किस शीर्ष संस्था का गठन किया गया है। तो केंद्र में गठन किया गया है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये समंकों में एक रूपता लाने का काम और समन्वय स्थापित करने का काम करता है। प्रश्न संख्या 33, केंद्र में बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करना मुख्य रूप से किसका कार्य है। तो सर्वेक्षण वगैरह जो है वो बहुत सी किताबों में दिया हुआ है और सही भी है कि राष्ट्रीय संज्ञान केंद्र जो है इसका काम होता है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करना, और ऑथेंटिक किताब में भी जो है वो यही आंसर दे रखा है। 34 नंबर प्रश्न, भारत के महापंजीयक एवं गणना आयुक्त कार्यालय का गठन कब किया गया। ये भी प्रश्न स्टैटिकल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए हमारा महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय उसका गठन कब किया गया है। तो उसका गठन किया गया है सन 1949। प्रश्न संख्या 35, और ये स्टैटिक्स का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आगे कंप्यूटर जीके के प्रश्न होंगे। संख्या 35 क्या है, प्रश्न संख्या 35 है कि 2 या 2 से अधिक बंटनों की अपकिरण की तुलना करने के लिए हम किस प्रकार के माप का चुनाव करेंगे। अगर हमें अपकिरण की तुलना करनी है तो हम सापेक्ष माप का चुनाव करेंगे। अपकिरणों की तुलना के लिए सापेक्ष माप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 36, कंप्यूटर शुरू है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। 37 नंबर प्रश्न, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया एक छोटा विवरण जो है वो कहलाता है। तो पेज है, पेज के बारे में लिखना है तो उसे एंड नोट बोला जाता है। 38 नंबर प्रश्न, वर्ड रैप की विशेषता क्या है। वर्ड रैप एक अच्छा पॉइंट है। वर्ड रैप की विशेषता क्या है कि वर्ड रैप के माध्यम से हम टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः ही जो है वो अगली पंक्ति में ले जाते हैं, मतलब स्वतः ही हम इसको नेक्स्ट जो है वो लाइन में ले जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य कथन 3 है और एक कथन जो है वो असत्य है। वो कथन कौन सा है, वो कथन है ये कि आप अंतिम पेज पर हेडर फुटर अलग कर सकते हैं, ये असत्य है। बाकी तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। 40 नंबर प्रश्न, गोला, स्टार, सिंबल आदि जो टेक्स्ट के सामने बने होते हैं क्या कहलाते हैं। तो टेक्स्ट के सामने यदि गोला बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, कोई सिंबल बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है, तो इन सबको जो है वो बुलेट्स कहा जाता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग कंप्यूटर का एक ऑप्शन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। ये गोला, स्टार आदि को व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 41, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है।
तो यदि हमें प्रिंट कमांड देनी है तो उसके लिए हम एडिट मेन्यू को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। एडिट मेन्यू में जाकर जो है वो हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 42, तो कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए जो हम मेन्यू सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं एडिट मेन्यू। बिल्कुल सही था कि कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो कट कॉपी पेस्ट के लिए एडिट मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। 43 नंबर, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मतलब नए नाम से जो फाइल आपकी बनी हुई है उसी को सेव करना है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेव एज शब्द का। 44 नंबर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो लगभग 11% जनसंख्या जो है वो हमारे राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में विद्यमान है। प्रश्न संख्या 45, खादर क्या है, तो चंबल बेसिन में गहरी खड़ युक्त जो भूमि है, बीहड़ भूमि है, उसे कहा जाता है खादर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है, उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो गिरवा कहा जाता है। उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में वहां की गिरवा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है, यानी जहां पर सर्वाधिक राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है तो वो है पूर्वी मैदानी भाग। प्रश्न संख्या 48, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग जो राजस्थान का है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इस भौतिक विभाग का है। जनसंख्या की बात है तो वो पूर्वी में है, और यदि भौतिक विभाग की बात करेंगे तो वो होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। प्रश्न संख्या 49, रेगिस्तानी क्षेत्रों में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है, तो इन्हें जो है वो खड़ीन जो है वो कहा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में कागारों से घिरी पलाया झीलों को खड़ीन कहा जाता है, खड़ीन। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर माना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और इसकी क्विज प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो के लिए, सजेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर पूरा सिलेबस लेकर आऊंगा जिसमें फिर 50 प्रश्न होंगे कंप्यूटर, राजस्थान जी के, करंट और इसके अलावा स्टैटिक्स के। तो यूं ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।